नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की इस ई क्लास में मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, आपका स्वागत करता हूं। आज की इस ई क्लास में हम कर्नाटक युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कक्षा विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है जो एमए फाइनल ईयर में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तथा जिन्होंने पार्ट सी का चयन किया है। उसी के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम टॉपिक कर्नाटक युद्ध के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला हम देखते हैं कि कर्नाटक शब्द का अर्थ क्या है। छात्र याद रखेंगे कि 18वीं शताब्दी के मध्य जो कर्नाटक शब्द का उपयोग किया गया है उसकी भौगोलिक स्थिति तथा वर्तमान में जो कर्नाटक है उसकी भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर है। यदि हम 18वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो जो कोरोमंडल समुद्र तट है उसके पीछे की भूमि जो मैसूर की पश्चिमी पहाड़ी माला द्वारा अलग होती थी उसे कर्नाटक कहा जाता था। इसकी उत्तर की सीमा गुंडलकंपा नदी थी और दक्षिण में तंजौर का क्षेत्र था। कर्नाटक की जो राजधानी थी उसका नाम अर्काट था, अर्कोट के बजाय अर्काट। और आप मैप से भी देख सकते हैं कि यदि हम वर्तमान में देखें तो जो कर्नाटक है उसमें ये सारे एरिया आता है, लेकिन उस समय यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में जो कर्नाटक था वो ये वाली बेल्ट थी जो आप देख रहे हैं, और इसकी राजधानी थी यहाँ पर अर्काट। छात्र ध्यान देंगे कि इस समय दक्षिण में जो दो प्रमुख यूरोपीय कंपनियां थी उसमें थी, एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो मुख्य रूप से था मद्रास में, और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मुख्यालय था पौंडीचेरी में। तो जब हम इस कर्नाटक युद्धों के बारे में ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा इनकी भौगोलिक स्थिति को आप ध्यान में रखें कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। दूसरा, एक रियासत नीचे थी जिसका नाम था तंजौर, जो छोटी थी, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक तरफ मराठों का साम्राज्य था और दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम का शासन था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्नाटक का भौगोलिक स्वरूप क्या था। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 18वीं शताब्दी के मध्य का कर्नाटक और वर्तमान समय के कर्नाटक की भौगोलिक स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर था, और इसकी राजधानी थी अर्कोट या अर्काट भी बोलते हैं इसे। अब आगे आता है कि कर्नाटक युद्ध का क्या अर्थ है। सिंपल मतलब है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में आर्थिक और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो युद्ध हुए उन्हें कर्नाटक युद्ध की संज्ञा दी गई। इन युद्धों की संख्या कुल 3 थी, और इन युद्धों के पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे प्रभावी कंपनी हो गई। अब आगे हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि जो ये कर्नाटक युद्ध थे इनका प्रारंभ दक्षिण भारत में ही क्यों शुरू हुआ, या ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अन्य भागों में इतने सक्रिय रूप से संघर्षशील क्यों नहीं हुई। तो आप देखेंगे यदि उत्तर भारत की ओर देखें तो उस समय औरंगजेब का शक्तिशाली शासन था। इससे पहले यानी 17वीं शताब्दी के शुरू में,
और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भी यूरोपीय कंपनियों की सैनिक शक्ति इतनी नहीं थी कि वो स्थलीय क्षेत्रों पर जाकर अधिकार कर सकें। पश्चिम भारत की ओर मराठों का अधिकार था, जहां इनके लिए किसी प्रकार की संभावना नहीं थी। पूर्वी भारत में देखें तो वहां पर अली वर्दी खां का कठोर शासन था। इस समय दक्षिण भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो यूरोपीय कंपनियों के अनुकूल होती जा रही थी, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दक्षिण भारत में मराठे तथा हैदराबाद का निज़ाम प्रमुख शक्ति के रूप में थे, और जो दूसरे छोटे राज्य थे जैसे तंजौर, कर्नाटक, वो आपसी संघर्ष के कारण उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही थी। इसलिए पश्चिम और पूर्व की ओर न जाकर यूरोपीय कंपनियों ने दक्षिण में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। ये आपने देख लिया कि किस प्रकार से भौगोलिक स्थिति वहाँ पर थी। 18वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक की और यूरोपीय शक्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। अब आइए देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे। तो जो पहला कारण था महत्वपूर्ण, वो था यूरोपीय कंपनियों की महत्वाकांक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों कंपनियों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता स्वाभाविक थी। ड्यूमा के फ्रांसीसी गवर्नर बनने के पश्चात फ्रांसीसी कंपनी मजबूत होती गई, और उसके पश्चात 1741 में जब डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बन गया तो उसने और अधिक इसको शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। डुप्ले बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर था, और छात्र याद रखेंगे वो पहला फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने भारत में फ्रांसीसी राज्य को स्थापित करने का विचार किया था। इस समय देखें किस तो जो दोनों व्यापारी कंपनियां थी वो पूंजीवादी विचारधारा के कारण एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी, इसलिए दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। सिंपल है कि दोनों कंपनियां आर्थिक लाभ उठाना चाहती थी, उनमें संघर्ष होना था, इसलिए उस संघर्ष का परिणाम भी किसके रूप में आया? युद्ध के रूप में आया। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में जो कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति थी वो भी अंग्रेजों के अनुकूल थी। कर्नाटक के बारे में आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि कर्नाटक सैद्धांतिक रूप से दक्कन का जो सूबेदार होता था उसके अधीन एक प्रांत था। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उस समय ये निज़ाम के अधीन था, लेकिन व्यवहारिक रूप से यहाँ के जो नवाब थे वो स्वतंत्र रूप से सत्ता का प्रयोग करते थे। इस समय मैंने पहले बताया था कि इसकी राजधानी थी अर्कोट। 1740 में क्या हुआ कि मराठों ने रघुजी भोंसले और फतेह सिंह के नेतृत्व में कर्नाटक पर आक्रमण कर वहाँ के तत्कालीन नवाब दोस्त अली को मार डाला, तो उसके दामाद चांदा साहिब को वो अपने साथ ले गए। इसके पश्चात कर्नाटक में राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया, और उसके पश्चात दोस्त अली की तथा दोस्त अली के पश्चात उसके पुत्र की यानी जो सैयद मोहम्मद था उसकी भी हत्या वहाँ पर कर दी गई। इन्हीं परिस्थितियों में निज़ाम ने कर्नाटक पर आक्रमण किया तथा उसने अपने एक अधिकारी अनवरुद्दीन को कर्नाटक का सूबेदार बनाया, किंतु बाद में अनवरुद्दीन ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और जो दोस्त अली के वंशज थे वो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। छात्र याद रखेंगे कि प्रारंभ में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों ने दक्षिण भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया था। स्थितियां अनुकूल थी उनके, लेकिन अभी वो उसमें भाग नहीं ले रहे थे। इसी समय यूरोप में 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया,
इसमें इंग्लैंड नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस जो थे वो परस्पर विरोधी पक्षों में शामिल थे। इसलिए जैसे ही यूरोप में लड़ाई हुई, वैसे ही भारत में भी उसकी प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई। इसी कारण वोल्टेयर ने भी कहा था कि हमारे देश में पहली तोप से निकली आग ने संपूर्ण अमेरिका और एशिया की तोपों में आग लगा दी। अब आगे के घटनाक्रम और इंटरेस्टिंग है कि जैसे इसकी सूचना, यानी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की सूचना भारत में पहुंची, तो डुप्ले ने, जो कि उस समय पौंडीचेरी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, उसने क्या काम किया, जो मद्रास का गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, मोर्स, उसके पश्चात उसके पास एक शांति का प्रस्ताव भेजा, क्योंकि वो ये चाहता था कि युद्ध न किए जाएं, और उसे इंग्लैंड की सरकार की तरफ से भी ये आदेश मिला था कि भारत में युद्ध वगैरह न किए जाएं। जब डुप्ले ने अपने शांति का प्रस्ताव मोर्स के पास भिजवाया, तो उस समय इंग्लैंड से एक जो युद्धपोत था वो कमोडोर बार्नेट के नेतृत्व में वहाँ से रवाना हो चुका था। इस समय गवर्नर मोर्स ने डुप्ले के शांति प्रस्ताव का बहुत ही कूटनीतिक उत्तर दिया, और उसने औपचारिक तौर से इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि इंग्लैंड से जो युद्धपोत आ रहा है उसके ऊपर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। इस प्रकार आप विद्यार्थी ध्यान रख सकते हैं कि शुरू में डुप्ले शांति का समर्थक था। इसके पश्चात विद्यार्थियों युद्ध शुरू हो जाता है कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने के पश्चात यूरोप से एक जहाज कमोडोर बार्नेट के नेतृत्व में वहाँ से रवाना हो चुका था, तथा कमोडोर बार्नेट ने भारत में आकर फ्रांसीसी जहाज़ों पर आक्रमण कर लड़ाई की शुरुआत कर दी। तो ये छात्र याद रखेंगे विशेष रूप से कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत अंग्रेज़ों के द्वारा की गई, और अंग्रेज़ों में भी जो कमोडोर बार्नेट था उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस समय फ्रांसियों की स्थिति कमज़ोर थी, क्योंकि फ्रांस उसकी कमोडोर बार्नेट के आक्रमण से रक्षा करने के लिए फ्रांसीसियों के पास जल सेना नहीं थी। इसलिए इस समय डुप्ले ने कूटनीति से काम लिया और उसने मॉरिशस के गवर्नर ला बार्डोने के पास सहायता के लिए समाचार भेजा। दूसरी तरफ उसने कूटनीति का सहारा लेते हुए कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनूरुद्दीन को, जो कि फ्रांसीसियों का दोस्त भी था, उसको इस बात के लिए तैयार किया कि वह अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ने और खदेड़ने से रोकने के लिए आदेश जारी करे। नवाब ने फ्रांसीसियों के पक्ष में फैसला लेते हुए अंग्रेज़ों को ऐसा करने से रोकने के लिए आदेश पारित किया, तथा अंग्रेज़ों ने उसकी बात को स्वीकार भी कर लिया। इस समय डुप्ले ने नवाब की अनुमति से अपने जहाज़ों पर नवाब का झंडा लगाकर उसी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापारी गतिविधियां प्रारंभ कर दी जैसी बार्नेट के आगमन से पूर्व थी। अब दूसरी तरफ जो ब्रिटिश कमांडर था बार्नेट, उसकी अप्रैल 1746 में मृत्यु हो गई, और उसके स्थान पर एक नया ब्रिटिश जल सेनापति नियुक्त किया गया, पीटन। डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्दने के पास जो सहायता के लिए संदेश भेजा था, उसके परिणाम स्वरूप ला बोर्दने ने अपनी सेना लेकर भारत आ गया, तथा भारत आकर उसने अंग्रेजी जो सेना नायक था जल सेनापति पीटन, उसको बुरी तरीके से हराया, तथा
शीघ्र ही मद्रास के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया। तो याद रखेंगे कि डुप्ले ने जो अधिकार किया मद्रास के ऊपर, उसमें प्रमुख भूमिका थी ला बोर्डेने, या उसको हम बार्डेने भी कह सकते हैं। और इसी समय जो भारत में आगे एक महान सेनापति बने अंग्रेजों के, रॉबर्ट क्लाइव, इसी मद्रास के घेरे के समय भी उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ला बोर्डेने और डुप्ले के मध्य फ्रांस पर अधिकार करने के संबंध में मतभेद उत्पन्न शुरू हो गए। ला बोर्डेने चाहता था कि फ्रांस पर अधिकार करके फ्रांस उससे मद्रास पर अधिकार न करके बल्कि एक धनराशि लेकर उसको छोड़ दिया जाए, जबकि डुप्ले चाहता था कि मद्रास पर अधिकार कर संपूर्ण दक्षिण भारत के तटीय प्रदेशों से फ्रांसीसी प्रभाव को स्थापित कर दिया जाए और ब्रिटिश प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए। जब डुप्ले और ला बोर्डेने के मध्य इस प्रकार की कशमकश चल रही थी, तो विभिन्न परिस्थितियों के कारण ला बोर्डेने ने कुछ राशि लेकर मद्रास को छोड़ दिया। इस समय जो ला बोर्डेने था, वो कुछ सैनिक भी उसके डुप्ले के पास छोड़ गया था ताकि उसकी रक्षा में काम आ सके, मद्रास की रक्षा में। तत्पश्चात जो कर्नाटक का नवाब था, जैसे हम आगे सेंट थोमे का युद्ध पढ़ेंगे, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब इसमें देखेंगे कि इसका युद्ध हुआ क्यों। जब फ्रांसीसियों के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, तो नवाब ने उनको रोकने का आदेश दिया था और अंग्रेजों ने उसकी बात मान ली थी। अब नवाब ये देख रहा था कि फ्रांसीसी जो हैं वो उसकी बात को अस्वीकार कर रहे हैं। डुप्ले ने ये कहा था कि वो मद्रास को जीतने के पश्चात कर्नाटक के नवाब को दे देगा, लेकिन कर्नाटक के नवाब को अब लगा कि डुप्ले अपने वादा नहीं निभा रहा है, इसलिए उसने क्रोधित होकर अपने सबसे बड़े पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में, ये छात्र याद रखेंगे सेंट थोमे युद्ध के बारे में, कि महफूज खां के नेतृत्व में लगभग 10,000 की सेना फ्रांसीसियों के अधिकार से मद्रास को मुक्त करवाने के लिए भेजी। और इस सेना का मुकाबला, यानी महफूज खान की सेना का मुकाबला, जो फ्रांसीसी कैप्टन था पैराडाइज, उसके साथ हुआ सेंट थोमे नामक स्थान पर। यह सेंट थोमे अडयार नदी के किनारे पर स्थित था और इस युद्ध में कैप्टन पैराडाइज विजयी रहा। तारीख याद रख सकते हैं सेंट थोमे युद्ध की, 1746 ईस्वी। और इस युद्ध से ये स्पष्ट कर दिया कि एक प्रशिक्षित यूरोपीय सेना एक बड़ी भारतीय सेना के मुकाबले अधिक शक्तिशाली है। इसके पश्चात डुप्ले ने मद्रास के पश्चात फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने की योजना बनाई, लेकिन कई बार प्रयास करने के पश्चात भी वह इसमें अधिकार करने में असफल रहा। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने एक शक्तिशाली नौसेना बोस्कोवेन के नेतृत्व में भेज दी, जिसने फ्रांसीसियों से बदला लेने के लिए पोंडिचेरी पर आक्रमण किया। और इस समय फ्रांसीसी ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया और वो पांडिचेरी पर अधिकार करने में असफल रहा। इसी संघर्ष के दौरान जो फ्रांसीसियों के सेनापति थे पैराडाइज, जिन्होंने सेंट थोमे के युद्ध में महफूज खां को हराया था, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब आता है युद्ध की समाप्ति। यूरोप में 1748 में एक्स-ला-चैपल की संधि के पश्चात ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हो गया और इंग्लैंड और फ्रांस में भी परस्पर शांति स्थापित हो गई। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया, जो कि अभी तक फ्रांसीसियों कब्जे में था,
और उत्तरी अमेरिका में लूइसबर्ग का क्षेत्र फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण शर्त इसकी एक्सला-शापल संधि की। जहाँ तक युद्ध के परिणाम का संबंध है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा। इससे फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई तथा इस वृद्धि का प्रमुख श्रेय किसको जाता है? डुप्ले को। दूसरी तरफ यह भी सिद्ध हो गया, जैसे मैंने सेंट थोमे के युद्ध से, कि यूरोप के जो सैन्य शक्ति है, सैन्य शक्ति की जो श्रेष्ठता है प्रशिक्षित सेना की, वो भारतीय सेना की तुलना में अधिक बड़ी है। तो विद्यार्थियों, आज की ई क्लास में इतना ही। अगली ई क्लास में हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण यूरोप में हुआ ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध हम देखेंगे कि भारतीय परिस्थितियों की देन था। धन्यवाद।